पर ठीक है, अब पाकिस्तान के 2025 के बारे में बात करते हैं। ये क्रिकेट की दुश्मनी या लेटेस्ट कोक स्टूडियो हिट के बारे में नहीं है, ये कुछ ज़्यादा ही गंभीर है। ऐसे देश की कल्पना करें जहां आपका धर्म, आपकी जाति या यहाँ तक कि एक व्हाट्सएप मैसेज भी आपको जान के खतरे में डाल सकता है। यह आज 12 अगस्त 2025 को पाकिस्तान में मानवाधिकारों की कड़वी सच्चाई है। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि सिविकस मॉनिटर जैसे अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संगठनों ने देश को एक खास वॉच लिस्ट में डाल दिया है और इसके नागरिक स्पेस को दबा हुआ बताया है। ये सिर्फ एक खराब रिपोर्ट कार्ड नहीं है, ये मौलिक आजादियों के लिए 5 अलार्म की आग है जो एक तेज और भयानक गिरावट का संकेत देती है। हम सिस्टमैटिक मुद्दों का एक परफेक्ट तूफान देख रहे हैं। एक तरफ आपके पास राज्य के उपकरण, सुरक्षा बल, कानून प्रवर्तन ऐसी गतिविधियों में लगे हुए हैं जो सच कहूं तो एक डिस्टोपियन नॉवल में होनी चाहिए। हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, जबरन गायब करना और उस हर आवाज को दबाने की बात कर रहे हैं जो आधिकारिक बयान पर सवाल उठाने की हिम्मत करती है। दूसरी तरफ गैर राज्य कलाकार जैसे चरमपंथी समूह भयानक आजादी के साथ काम कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदायों पर हिंसा भड़का रहे हैं। सरकार का जवाब अक्सर यह आंखें बंद करने और खासकर राजनीतिक विरोधियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई में सक्रिय रूप से भाग लेने का मिश्रण होता है। यह संकट एक वैक्यूम में नहीं हो रहा है, यह सालों से गहरी जड़ें जमा चुकी समस्याओं का नतीजा है। इसे एक जेंगा टावर की तरह समझें जहां न्याय, सहिष्णुता और जवाबदेही का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख ब्लॉक को सिस्टमैटिक रूप से हटा दिया गया है। अब पूरी संरचना ढाने के कगार पर है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के डेमोक्रेसी इंडेक्स में पाकिस्तान 2024 में 6 पायदान नीचे गिर गया, जिससे यह दुनिया के 10 सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में से एक बन गया। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह एक ऐसे समाज का प्रतिबिंब है जो गहरे पहचान संकट से जूझ रहा है, जहां उसके नागरिकों के अधिकारों का रोजाना हनन हो रहा है। तो जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, हमें यह समझना होगा कि यह एक बहुआयामी त्रासदी है। यह धार्मिक अल्पसंख्यकों की कहानी है जो लगातार डर में जी रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं की जिन्हें सत्ता से सच बोलने के लिए चुप करा दिया गया है, और बलूचिस्तान जैसे पूरे क्षेत्रों की जिन्हें पाकिस्तानी नागरिकों के लिए मातृभूमि के बजाय संघर्ष क्षेत्रों की तरह माना जा रहा है। लोगों की रक्षा के लिए बने कानूनों को हथियारों में बदला जा रहा है और न्याय देने के लिए बनी संस्थाएं बेअसर हो गई हैं। यह 2025 में पाकिस्तान की कहानी है, एक राष्ट्र जो एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, एक ऐसे संकट का सामना कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उसकी आत्मा को परिभाषित करेगा। प्रेस, आइए खास तौर पर अहमदिया समुदाय के बारे में बात करते हैं। उनकी दयनीय स्थिति को समझने के लिए आपको एक बात जाननी होगी। पाकिस्तान में राज्य ने उन्हें कानूनी तौर पर गैर मुस्लिम घोषित कर दिया है। यह सिर्फ एक लेबल नहीं है, यह उत्पीड़न का लाइसेंस है। इसका मतलब है कि उन्हें अपनी इबादत गाहों को मस्जिद कहने या पारंपरिक इस्लामी अभिवादन का उपयोग करने से भी मना किया गया है। असल में उन्हें सिर्फ अपने धर्म का पालन करने के साधारण काम के लिए अपराधी ठहराया जाता है। यह राज्य अनुमोदित भेदभाव एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां हिंसा सिर्फ संभव नहीं है, इसे लगभग प्रोत्साहित किया जाता है। यह ऐसा है जैसे सरकार पूरे समुदाय पर एक बड़ा मुझे लात मारो का निशान लगा देती है, और फिर जब लोग लात मारना शुरू करते हैं तो हैरान हो जाती है। इसके परिणाम क्रूर और लगातार होते हैं। हम लक्षित हमलों का एक पैटर्न देख रहे हैं जो दुखद रूप से आम हो गए हैं। उदाहरण के लिए जून 2024 में कोटली जिले में हुई घटना को लें, जहां 150 लोगों की भीड़ ने एक अहमदिया इबादतगाह पर हमला किया और उन्हें बिना किसी सजा के छोड़ दिया गया। यह एक अकेली घटना नहीं थी। पूरे देश में अहमदी कब्रों को अपवित्र किया जाता है,
उनके घरों को निशाना बनाया जाता है और व्यक्तियों को मनमानी गिरफ्तारी और यहाँ तक कि हत्या का सामना करना पड़ता है। इसका औचित्य हमेशा कमजोर होता है, अक्सर उनके मुसलमानों होने का दिखावा करने के बेतुके आरोप के इर्द गिर्द घूमता है, जो पाकिस्तान के कठोर कानूनों के तहत एक अपराध है। इस आग को तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान या टीएलपी जैसे चरमपंथी समूह और भड़का रहे हैं। ये समूह सिर्फ हाशिए के तत्व नहीं हैं, वे शक्तिशाली राजनीतिक और सामाजिक ताकतें हैं जो खुले तौर पर नफरत फैलाती हैं। उनके नेता हजारों लोगों तक पहुंचने वाले भड़का उपदेश देते हैं जो अहमदिया समुदाय को बदनाम करते हैं और हिंसा भड़काते हैं। जब राजनीतिक और धार्मिक हस्तियां खुले तौर पर आपके उत्पीड़न का आह्वान कर रही हों तो आप सुरक्षा के लिए कहां जाएंगे? राज्य, जिसे अपने सभी नागरिकों का रक्षक होना चाहिए, अक्सर कार्रवाई करने में विफल रहता है, जिससे समुदाय बेनकाब और कमजोर हो जाता है। नफरत भरे भाषण से हिंसा और उसके बाद राज्य की निष्क्रियता का चक्र दमन की एक अच्छी तरह से तेल लगी हुई मशीन है। यह सिर्फ हिंसा के बारे में नहीं है, यह एक समुदाय की पहचान और गरिमा को पूरी तरह से मिटाने के बारे में है। यह लगातार डर की स्थिति में रहने के बारे में है, जहां आपके बच्चों को स्कूल में परेशान किया जाता है, जहां आपको अपने धर्म के लिए अपनी नौकरी से निकाला जा सकता है और जहां पूजा का साधारण कार्य भी जेल की सजा या आपके दरवाजे पर एक भीड़ को ला सकता है। अहमदिया समुदाय का उत्पीड़न पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता की क्षरण का एक स्पष्ट और दर्दनाक संकेतक है। यह इस बात की कहानी है कि कैसे कानूनी भेदभाव सामाजिक और शारीरिक हिंसा की नींव प्रदान करता है, जिससे एक ऐसा संकट पैदा होता है जो कानूनी और नैतिक दोनों तरह की विफलता है। अब आइए हम अपना ध्यान क्वेटा पर केंद्रित करें और शिया हजारा समुदाय के बारे में बात करें। यदि आप 21वीं सदी में रंगभेद का जीता जागता उदाहरण देखना चाहते हैं तो यह वही है। हजारा अपने विशिष्ट चेहरे की विशेषताओं के कारण आसानी से पहचाने जा सकते हैं, जो उन्हें इस्लामिक स्टेट जैसे चरमपंथी आतंकवादी समूहों के लिए आसान लक्ष्य बनाता है। सालों से उन्हें लक्षित हत्याओं, बम विस्फोटों और हत्याओं के लगातार अभियान का सामना करना पड़ा है। हिंसा इतनी गंभीर और लगातार रही है कि इसने पूरे समुदाय को प्रभावी ढंग से बस्तीबद्ध कर दिया है, जिससे उनके पड़ोस खुली हवा वाली जेलों में बदल गए हैं। कल्पना कीजिए कि आप ऐसे शहर में रहते हैं जहां आप केवल 2 विशिष्ट पड़ोसों की सीमा के भीतर सुरक्षित हैं। क्वेटा में हजारा की यही वास्तविकता है। वे बड़े पैमाने पर हजारा टाउन और मारी आबाद तक सीमित हैं, 2 ऐसे परिक्षेत्र जो सुरक्षा चौकियों द्वारा संरक्षित हैं। काम पर जाने, विश्वविद्यालय में भाग लेने या यहां तक कि बाजार जाने के लिए इन क्षेत्रों को छोड़ना जानलेवा जोखिम है। इस कैद ने उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन को तबाह कर दिया है। व्यवसाय बंद हो गए हैं, उच्च शिक्षा तक पहुंच लगभग असंभव हो गई है और समुदाय लगातार डर और अलगाव के बोझ तले दब रहा है। इस घेराबंदी का मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत बड़ा है। हजारा लगातार शोक और चिंता की स्थिति में फंसे हुए हैं। उन्होंने भीड़ भरे बाजारों में बम विस्फोटों से लेकर तीर्थ यात्रियों को ले जाने वाली बसों पर घात लगाकर किए गए हमलों तक क्रूर हमलों में हजारों समुदाय के सदस्यों को खो दिया है। इन हमलों को बढ़ावा देने वाला नफरत भरा भाषण व्यापक है, जिसमें चरमपंथी प्रचार उन्हें काफिर या धर्मत्यागी के रूप में लेबल करता है, जिससे कट्टरपंथी व्यक्तियों की नजर में उनकी हत्या को प्रभावी ढंग से मंजूरी मिलती है। राज्य की इन चरमपंथी नेटवर्कों को खत्म करने या अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने में विफलता ने समुदाय के भीतर परित्याग और निराशा की गहरी भावना पैदा कर दी है। यह स्थिति पाकिस्तानी राज्य की अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की क्षमता या इच्छा का एक गहरा आरोप है।
सुरक्षा उपाय जैसे चौकियां केवल प्रतिक्रियात्मक हैं, वे खतरे का प्रबंधन करते हैं लेकिन इसके मूल कारण को संबोधित करने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। हजारा विशेष उपचार नहीं मांग रहे हैं, वे सबसे बुनियादी मानवाधिकारों की मांग कर रहे हैं। जीवन का अधिकार, स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार और बिना डर के जीने का अधिकार। उनकी त्रासदी एक स्पष्ट अनुस्मारक है कि जब राज्य सीधे तौर पर उग्रवाद का सामना करने में विफल रहता है तो पूरे समुदायों को समाज के हाशिए पर धकेला जा सकता है, जो दीवारों, चौकियों और मौत की लगातार छाया से परिभाषित एक आधा जीवन जीते हैं। वाइस आइए पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे संसाधन समृद्ध प्रांत बलूचिस्तान की यात्रा करते हैं। यह जगह एक विरोधाभास है। यह प्राकृतिक धन, गैस, खनिज से भरा है, लेकिन इसके लोग देश के सबसे गरीब और सबसे दबे कुचले लोगों में से हैं। दशकों से राजनीतिक स्वायत्तता और संसाधनों के नियंत्रण को लेकर शिकायतों के कारण एक निम्न स्तर का विद्रोह चल रहा है, लेकिन राज्य की प्रतिक्रिया, विशेष रूप से आतंकवाद विरोधी के बहाने, ने एक मानवाधिकार तबाही पैदा कर दी है। सुरक्षा बल एक चिंताजनक स्तर की दंड मुक्ति के साथ काम करते हैं और पूरे क्षेत्र पर डर का माहौल एक मोटी दम घोंटने वाली धुंध की तरह मंडरा रहा है। यहां इस्तेमाल की जाने वाली सबसे भयानक रणनीति में से एक है जबरन गायब होने की घटना। ये एक डरावना रूप से बांझ शब्द है जो वास्तविकता में राज्य प्रायोजित अपहरण है। कार्यकर्ता, छात्र, पत्रकार और कोई भी जिस पर राष्ट्रवादी सहानुभूति रखने का संदेह होता है, उसे सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उठा लिया जा सकता है, अक्सर बिना निशान वाले वाहनों में और बिना किसी निशान के। है उनके परिवार अनिश्चितता की एक दर्दनाक स्थिति में छोड़ दिए जाते हैं। ये नहीं जानते कि उनके प्रियजन जीवित हैं या मृत। एक नौकरशाही दोस्त सपने में फंसे हुए हैं क्योंकि वे ऐसे जवाबों की तलाश करते हैं जो कभी नहीं आते। यह आतंक फैलाने और असंतोष को चुप कराने के लिए बनाया गया एक उपकरण है। राज्य किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा या विरोध के प्रति भारी भरकम दृष्टिकोण भी अपनाता है। जुलाई 2024 में जब बलूच नेशनल गैदरिंग ने ग्वादर में बैठक करने की कोशिश की तो प्रतिक्रिया त्वरित और क्रूर थी। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया और इंटरनेट बंद कर दिया गया, जिससे प्रभावी रूप से क्षेत्र को बाहरी दुनिया से काट दिया गया। यह एक मानक प्लेबुक है: असंतोष को कुचलना, मीडिया ब्लैकआउट थोपना और नैरेटिव को नियंत्रित करना। बलूच याकजहती समिति की डॉ महरंग बलूच जैसे कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बनाया गया है। उन्हें इन्हीं मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए कई आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ रहा है। यह सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन को दबाने के बारे में नहीं है, यह पूरी आबादी के अपराधीकरण के बारे में है। भारी सैन्य उपस्थिति, लगातार निगरानी और अत्यधिक बल का उपयोग ने एक ऐसा वातावरण बनाया है जहां बुनियादी नागरिक स्वतंत्रताएं मौजूद नहीं है। अतिरिक्त न्यायिक हत्याएं, जिन्हें अक्सर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के रूप में छिपाया जाता है, चिंताजनक रूप से अक्सर होती हैं। बलूचिस्तान में राज्य की रणनीति इस सिद्धांत पर आधारित लगती है कि अत्यधिक बल गहरे बैठे राजनीतिक और आर्थिक शिकायतों को हल कर सकता है, लेकिन इसने केवल घावों को गहरा किया है, आबादी को और अलग थलग कर दिया है और हिंसा और दमन का एक दुष्चक्र पैदा किया है जिससे कोई रास्ता नहीं निकलता दिख रहा है। अब आइए पाकिस्तान के शस्त्रागार में सबसे ज्यादा दुरुपयोग किए गए कानूनी उपकरणों में से एक के बारे में बात करते हैं: ईशनिंदा कानून। कागज पर उनका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं की रक्षा करना है, लेकिन व्यवहार में वे किसी भी ऐसे व्यक्ति को दी गई भरी हुई बंदूक हैं जिसके पास व्यक्तिगत प्रतिशोध, संपत्ति का विवाद या ईमानदारी से सिर्फ अल्पसंख्यकों को सताने की इच्छा है। सिर्फ आरोप ही मौत की सजा है। एक बार जब किसी पर ईशनिंदा का आरोप लगता है तो कानूनी प्रक्रिया लगभग अप्रासंगिक हो जाती है। स्थानीय मौलवियों
द्वारा भड़काई गई गुस्साई भीड़ अक्सर कानून को अपने हाथों में ले लेती है और राज्य, ठीक है, अक्सर चुपचाप खड़ा रहता है, हस्तक्षेप करने में असमर्थ या अनिच्छुक। महिलाएं और धार्मिक अल्पसंख्यक इन कानूनों के शिकार अनुपातहीन रूप से होते हैं। उनकी कमजोरी उन्हें आसान लक्ष्य बनाती है। शगुफ्ता किरण का दुखद मामला लें। एक ईसाई महिला जिसे सितंबर 2024 में मौत की सजा सुनाई गई थी। उसका अपराध कथित तौर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप में ईश निंदा वाली सामग्री साझा करना। बस एक पल के लिए इस बारे में सोचिए। एक निजी संदेश असत्यापित और असंदर्भित राज्य अनुमोदित निष्पादन का आधार बन जाता है। ये न्याय के बारे में नहीं है, ये समाज के सबसे हाशिए पर पड़े सदस्यों को आतंकित करने के लिए धर्म को एक हथियार के रूप में उपयोग करने के बारे में है। ऐसे मामले एक डरावना प्रभाव पैदा करते हैं, किसी भी प्रकार की धार्मिक या बौद्धिक बहस को खामोश कर देते हैं। खतरा सिर्फ अदालतों से नहीं आता, ये सड़कों से भी आता है। अकेले 2024 में ईशन निंदा के आरोप में कम से कम 4 लोगों को भीड़ द्वारा मार दिया गया, इससे पहले कि उनके मामलों की ठीक से जांच भी की जा सके। इन सार्वजनिक हत्याओं के अपराधियों को अक्सर कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ता। वे दंड मुक्ति के एक स्तर का आनंद लेते हैं जो आगे हिंसा को प्रोत्साहित करता है। सितंबर 2024 में उमरकोट और क्वेटा में पुलिस ने खुद को जज, जूरी और जल्लाद बना लिया। ईश निंदा के आरोप में 2 व्यक्तियों को गोली मार दी। जब कानून वर्सन ही अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं में शामिल होता है तो न्याय की पूरी व्यवस्था विफल हो गई है। ईश निंदा कानूनों के इस दुरुपयोग ने संदेह और डर का एक जहरीला माहौल बना दिया है। एक साधारण असहमति जीवन मरण की स्थिति में बदल सकती है। यह एक ऐसा उपकरण है जो हिसाब चुकता करता है, आलोचकों को चुप कराता है और इस्लाम के एक कठोर असहिष्णु संस्करण को लागू करता है। सम्मान को बढ़ावा देने के बजाय ये कानून नफरत और हिंसा को जन्म देते हैं। वे पाकिस्तान की कानूनी प्रणाली पर एक कलंक बन गए हैं और अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में उसकी विफलता का प्रतीक है। जब तक इन कानूनों में सुधार या उन्हें निरस्त नहीं किया जाता, तब तक वे शक्तिशाली द्वारा कमजोरों के खिलाफ एक हथियार बने रहेंगे। अगर आपको लगता है कि दबाव सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यकों पर है तो फिर से सोचें। पाकिस्तान राज्य ने 2025 में अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ लिया है और जो कोई भी उसके अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत करता है उस पर पूर्ण पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें मानवाधिकार रक्षक, राजनीतिक विरोधी, पत्रकार और नागरिक समाज संगठन शामिल हैं। स्वतंत्र अभिव्यक्ति और असंतोष का स्थान इतनी तेजी से सिकुड़ रहा है कि यह एक बिंदु बन रहा है। सत्ता में बैठे लोगों का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, चुप रहो या तुमसे चुप करा दिया जाएगा। यह कानूनी उत्पीड़न, धमकी और सीधे सेंसरशिप के संयोजन के माध्यम से हासिल किया जा रहा है। पाकिस्तान के सबसे सम्मानित और स्वतंत्र अधिकार निकाय ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मामले पर विचार करें। जुलाई 2025 में उसने अभूतपूर्व स्तर के उत्पीड़न का सामना करने की सूचना दी। उसके लाहौर कार्यालय को अधिकारियों द्वारा सील कर दिया गया था, उसके बैंक खातों को फरीज कर दिया गया था और उसके कर्मचारियों को सुरक्षा एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले व्यक्तियों से धमकी भरे फोन आए थे। यह सिर्फ एक नौकरशाही बाधा नहीं है, ये पाकिस्तान के मानवाधिकार समुदाय के दिल पर सीधा हमला है। जब मुख्य निगरानीकर्ता को चुप कराया जा रहा है तो जब भेड़िए दरवाजे पर हो तो कौन भौंकने के लिए बचेगा। सरकार ने सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून को भी हथियार बनाया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, को फरवरी 2024 में आम चुनावों के बाद से ब्लॉक कर दिया गया है।
जिससे सार्वजनिक विमर्श और संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान कट गया है। विरोध प्रदर्शनों के दौरान इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को नियमित रूप से निलंबित कर दिया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण अधिनियम या पीके जैसे कानूनों में जनवरी 2025 में ही संशोधन किया गया है, ताकि राज्य को ऑनलाइन भाषण को पुलिस करने और असद अली थूर जैसे पत्रकारों को निशाना बनाने के लिए और भी अधिक शक्ति मिल सके, जिन्हें सैन्य और न्यायपालिका पर उनकी रिपोर्टिंग के लिए गिरफ्तार किया गया था। जातीय और राजनीतिक आंदोलनों को भी व्यवस्थित रूप से भंग किया जा रहा है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जो पश्तूनों के अधिकारों की शांति पूर्ण वकालत करता है और अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं के खिलाफ अभियान चलाता है, को अक्टूबर 2024 में आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये एक क्लासिक चाल है, एक शांतिपूर्ण अधिकार आधारित आंदोलन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा के रूप में लेबल करना, ताकि उसके दमन को उचित ठहराया जा सके। पश्तून हृदय भूमि से लेकर शहरी केंद्रों तक संदेश एक समान है। अपने अधिकारों के लिए संगठित होना अब विद्रोह का कार्य माना जाता है। असंतोष का पाकिस्तान को एक गूंज वाले कक्ष में बदल रहा है, जहां केवल राज्य की आवाज को ही सुनाने की अनुमति है। वह पाकिस्तान के मानवाधिकार संकट के मूल में न्याय प्रणाली की एक विनाशकारी विफलता है। अपराध और सज्जा के बीच एक खाई है, खासकर जब अपराधी शक्तिशाली होते हैं। दंड मुक्ति की संस्कृति ने जड़ें जमा ली हैं, जिससे राज्य के कलाकार और चरमपंथी समूह जवाबदेही से बचते हैं। न्याय देने में यह विफलता न केवल पीड़ित श्राइजर को उनके अधिकारों से वंचित करती है, ये सक्रिय रूप से उन लोगों को बढ़ावा देती है जो दुर्व्यवहार करते हैं, जिससे एक दुष्चक्र बनता है जहां हिंसा और दमन बिना सजा के चलते रहते हैं और इसलिए दोहराए जाते हैं। यह एक ऐसी प्रणाली है जो शक्तिशाली की रक्षा करती है और कमजोरों को सताती है। सबसे चिंताजनक घटनाक्रमों में से एक सिविलियन को मुकदमा चलाने के लिए गुप्त सैन्य अदालतों का उपयोग है। यह प्रथा मौलिक रूप से निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन करती है। ये अदालतें गोपनीयता में काम करती हैं, बिना किसी सार्वजनिक निगरानी के, और प्रतिवादियों को अक्सर अपनी पसंद के वकील तक पहुंच से वंचित कर दिया जाता है। दिसंबर 2024 में इनमें से एक सैन्य अदालत ने 60 सिविलियन को 2 से 10 साल तक की जेल की सजा सुनाई। मई 2023 के राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों के बाद, इन तथाकथित गुप्त मुकदमों के बाद 80 से अधिक लोगों को जेल हुई है। यह न्याय नहीं है, यह राजनीतिक प्रतिशोध के लिए बनाई गई एक समानांतर कानूनी प्रणाली है। नियमित कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी समस्या का हिस्सा हैं। मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्टें मनमानी गिरफ्तारियों, हिरासत में यातना और अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं के खातों से भरी हैं। सुरक्षा बल, विशेष रूप से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे क्षेत्रों में अक्सर ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे कानून से ऊपर हैं। जब नागरिकों को नकली मुठभेड़ों में मार दिया जाता है तो उसके बाद की आंतरिक जांच शायद ही कभी पारदर्शी या विश्वसनीय होती है। इन दुर्व्यवहार लिए कानून प्रवर्तन को जवाबदेह ठहराने में विफलता ने लोगों और राज्य के बीच अविश्वास की एक गहरी और खतरनाक खाई पैदा कर दी है, जिसे उनकी रक्षा करनी चाहिए। जवाबदेही की यह कमी भीड़ की हिंसा तक फैली हुई है। जब कोई भीड़ ईश निंदा के आरोप में किसी को पीट कर मार डालती है तो मुख्य अपराधियों को शायद ही कभी गिरफ्तार किया जाता है, और यदि वे गिरफ्तार होते भी हैं तो मामले सालों तक खींचते रहते हैं जब तक कि उन्हें चुपचाप भुला नहीं दिया जाता। ये एक स्पष्ट संकेत देता है कि ऐसी हिंसा सामाजिक और राजनीतिक रूप से स्वीकार्य है। जिन लोगों ने इन जघन्य अपराधों को अंजाम दिया है, उन पर मुकदमा चलाने में राज्य की लगातार विफलता उसके सबसे बुनियादी कर्तव्य का परित्याग है।
जब न्याय चयन होता है और जवाबदेही गैर मौजूद होती है, तो कानून का शासन एक अर्थहीन वाक्यांश बन जाता है और एक सुरक्षित और निष्पक्ष समाज की नींव ही ढह जाती है। पाकिस्तान के अंदर की उथल पुथल को आप तब तक पूरी तरह से नहीं समझ सकते जब तक आप बाहर से तानाशाही करने वाली ताकतों को नहीं देखते। देश में मानवाधिकारों की स्थिति किसी भू राजनीतिक बुलबुले में नहीं हो रही है। ये क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता, खासकर ईरान और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से चल रहे प्रॉक्सी युद्ध से प्रभावित और बदतर हो रही है। यह पाकिस्तानी धरती पर सेनाओं के साथ लड़ा गया सीधा संघर्ष नहीं है, बल्कि प्रभाव के लिए एक गुप्त लड़ाई है जो सांप्रदायिक पहचान को अपने प्राथमिक हथियार के रूप में उपयोग करती है। यह प्रतिद्वंद्विता पाकिस्तान के भीतर पहले से ही जल रही सांप्रदायिक तनावों की आग में घी डालती है। इसे इस तरह समझें, ईरान शिया इस्लाम के केंद्र के रूप में और सऊदी अरब प्रमुख सुन्नी शक्ति के रूप में ने ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान के भीतर विभिन्न समूहों और विचारधाराओं को अपने रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए समर्थन दिया है। यह समर्थन चाहे वित्तीय हो या वैचारिक, सांप्रदायिक विभाजन को गहरा करता है। ये दोनों पक्षों के कट्टरपंथी धार्मिक समूहों को सशक्त बनाता है, जो तब दूसरे संप्रदाय के खिलाफ नफरत और असहिष्णुता का एक बयान देते हैं। शिया हजारा समुदाय उदाहरण के लिए सिर्फ स्थानीय चरमपंथियों के लिए ही नहीं, बल्कि ईरान के प्रति अपनी नफरत के प्रॉक्सी के रूप में भी निशाना बन जाता है। यह बाहरी हस्तक्षेप पाकिस्तानी नागरिकों को एक बहुत बड़े भू राजनीतिक शतरंज के खेल में मोहरों में बदल देता है। ये प्रॉक्सी संघर्ष हिंसा के लिए एक उपजाऊ जमीन बनाता है। जब चरमपंथी समूहों को क्षेत्र में शक्तिशाली राज्य और खूनकारों से संरक्षण मिलता है, तो वे अधिक साहसी और अधिक हिंसक हो जाते हैं। धन और प्रचार सामग्री का प्रवाह उनके नेटवर्कों को मजबूत करता है और उन्हें अधिक दंड मुक्ति के साथ काम करने की अनुमति देता है। पाकिस्तानी राज्य अक्सर रियाद और तेहरान दोनों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए एक पतली रस्सी पर चलता है। खुद को इन प्रॉक्सी समूहों पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने में या तो अनिच्छुक या असमर्थ पाता है। यह निष्क्रियता सांप्रदायिक नफरत को बढ़ने और फैलने देती है, जिसके परिणाम स्वरूप सीमा पार समुदायों के लिए विनाशकारी परिणाम होते हैं। इसके अलावा आइए पड़ोसी भारत के साथ संबंधों को देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के तहत भारतीय सरकार ने एक कठोर रुख अपनाया है, जो लगभग विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर केंद्रित है। जबकि यह एक वैध सुरक्षा चिंता है, यह एकल ध्यान अक्सर ये मायने रखता है कि पाकिस्तान के भीतर व्यापक मानवाधिकार मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय विमर्श में हाशिए पर धकेल दिया जाता है। बयान आतंकवाद के एक में सरल हो जाता है, राज्य दमन और अल्पसंख्यक उत्पीड़न की जटिल आंतरिक गतिशीलता को ढंग देता है। यह बाहरी दबाव विरोधाभासी रूप से पाकिस्तानी प्रतिष्ठान को राष्ट्रीय सुरक्षा के बैनर तले असंतोष पर और भी कड़ा प्रहार करने का बहाना दे सकता है। तो हम यहाँ 2025 में पाकिस्तान के इस गंभीर दौरे के अंत में पहुंच गए हैं। हमने जो देखा है वह एक ऐसा राष्ट्र है जो अपने ही बनाए संकट से जूझ रहा है, जो बाहरी दबावों से और बढ़ गया है। अहमदिया और हजारा समुदायों का व्यवस्थित उत्पीड़न, बलूचिस्तान में राज्य दमन, ईशनिंदा कानूनों का हथियार के रूप में इस्तेमाल और न्याय व्यवस्था का पूर्ण क्षरण केवल अलग थलग समस्याएं नहीं हैं, वे एक गहरे रोग के लक्षण हैं जो राजनीति के शरीर में है। पाकिस्तानी समाज का ताना बाना सहिष्णुता, दंड मुक्ति और अपने लोगों के मौलिक अधिकारों की ब्लेटेंट उपेक्षा से टूट रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने खतरे की घंटी बजाई है।
ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल और सिविकस मॉनिटर जैसे संगठन रिपोर्ट प्रकाशित कर रहे हैं, दुर्व्यवहारों का विवरण दे रहे हैं और सुधार की मांग कर रहे हैं। लेकिन रिपोर्टें केवल इतना ही कर सकती हैं। असली बदलाव अंदर से आना चाहिए। इसके लिए पाकिस्तानी सरकार से दमन के बुनियादी ढांचे को खत्म करने, अपने कठोर कानूनों में सुधार करने, अपने सुरक्षा बलों को जवाबदेह ठहराने और अपने सबसे कमजोर नागरिकों की रक्षा करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी हो। यह केवल एक कानूनी या राजनीतिक चुनौती नहीं है, यह एक नैतिक चुनौती है। पाकिस्तान के अंदर के बहादुर व्यक्ति, मानवाधिकार रक्षक, पत्रकार, वकील और कार्यकर्ता जो भारी जोखिम के बावजूद लड़ते रहते हैं, रक्षा की अंतिम पंक्ति है। डॉ मेहरंग बलूच और HRCP के वकील जैसे लोग एक अधिक न्यायपूर्ण और सहिष्णु भविष्य के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। वे बढ़ते अंधेरे में आशा की किरण हैं। उनका समर्थन करना, उनकी आवाजों को बुलंद करना और पाकिस्तानी सरकार से उनकी मांगों पर ध्यान देने की मांग करना एक ऐसी जिम्मेदारी है जो केवल पाकिस्तानियों पर ही नहीं बल्कि वैश्विक समुदाय पर भी आती है। आखिरकार पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। यह दमन और आत्मविनाश के इस रास्ते पर जारी रह सकता है, एक तेजी से अलग थलग और खंडित राज्य बन सकता है, या यह एक अलग रास्ता चुन सकता है, एक जो विविधता को गले लगाता है, कानून के शासन को बनाए रखता है और हर एक नागरिक की गरिमा का सम्मान करता है। यह जो चुनाव करेगा वह न केवल उसके 240 मिलियन लोगों के भाग्य का निर्धारण करेगा, बल्कि दुनिया में उसके स्थान को भी परिभाषित करेगा। पाकिस्तान की आत्मा दांव पर है और कार्रवाई करने का समय अभी है, इससे पहले कि लड़खड़ाता जेंगा टावर हमेशा के लिए ढह जाए।